हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको सीरियन सिविल वॉर के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इससे रिलेटेड आसपास की ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स जो सीरियन सिविल वॉर की हैं उन पर तो हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। सबसे पहले मध्य पूर्व का ये मैप देखिए। इस मैप में ये सीरिया है, ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है। और सीरिया के पड़ोसी मुल्क हम देख लेते हैं तो उत्तर में है टर्की, दक्षिण में है जॉर्डन, ये बॉर्डर जो है ये जॉर्डन के साथ है। इसके पूर्व में है इराक और पश्चिम में है लेबनान और इज़राइल। थोड़ा सा इसको हम जूम करके अगर देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये रहा इसका नॉर्थ में टर्की के साथ बॉर्डर, ये साउथ में जॉर्डन और इराक, ईस्ट में फिर से इराक और वेस्ट में लेबनान, ये लेबनान है और इज़राइल। इज़राइल के साथ जो सीरिया का बॉर्डर है वो गोलन हाइट्स में मिलता है। गोलन हाइट्स के बारे में मैंने आपको इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अपने वीडियो में डिटेल में बताया था। तो इस सीरिया में एक इम्पॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है यूफ्रेटिस और इराक में एक दूसरी नदी है जिसका नाम है टिग्रिस। ये दोनों मध्य पूर्व की सबसे इम्पॉर्टेंट नदियां हैं और ये दोनों जाकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं। अब इस मैप में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ सीरिया के। तो सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण में इसका कैपिटल दमास्कस या दमिश्क, और ये लेबनान के बॉर्डर के पास में है और यहाँ पे ये गोलन हाइट्स हैं जैसा कि आपको पिछले मैप में भी मैंने बताया। फिर मध्य में होम्स का शहर है, फिर एलेप्पो उत्तर की तरफ, और राका नाम का जो शहर है जहाँ पे आइसिस ने अपना कैपिटल बनाया है वो ये है राका, ये भी उत्तर में है। उसके अलावा देर अजूर एक और सिटी जो कई बार न्यूज़ में रहता है, ये लताकिया, और ये है तारतूस। तारतूस शहर का जो बंदरगाह है उसे रशिया की नेवी यूज़ करती है और मेडिटेरेनियन सी में रशिया के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट शहर सीरिया के। आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि सीरिया का जो कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, और लेबनान से जो बॉर्डर करता हुआ दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया है जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, और उत्तर की दिशा में ये आबादी का एरिया है। ये पूरा जो इलाका है ये डेजर्ट है, ये एक रेगिस्तान है, इसे सीरिया का रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कहाँ पे दूसरे ग्रुप्स हैं उनका कंट्रोल है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेचर ऑफ सीरियन वॉर के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये एक सिविल अनरेस्ट है जिसमें वहाँ के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसी तरह से इसकी शुरुआत हुई। दूसरा, ये एक धार्मिक लड़ाई बन चुकी है शिया और सुन्नी ग्रुप के बीच में, क्योंकि सीरिया की जो सरकार है बशर अल असाद की वो शिया ग्रुप है, इसीलिए उसे शिया सरकार या शिया देश भी माना जाता है। लेकिन असल में सीरिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 80% तक आबादी सुन्नी है। तीसरा, ये एक प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध बन चुका है कोल्ड वॉर की तरह, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ रशिया यूएस दोनों शामिल हैं। एक तरफ रशिया ने सपोर्ट किया है सीरिया की गवर्नमेंट को यानी कि बशर अल असाद को, और दूसरी तरफ जितने भी रेबेल ग्रुप हैं उन्हें यूएस सपोर्ट कर रहा है। तीसरा, इसे अरब विंटर भी कहा गया है। आपने ये शब्द सुना होगा अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग उस प्रोटेस्ट, उन डेमोन्स्ट्रेशंस को कहा गया है जो 2010 से 2012 के बीच में कई देशों में हुए, और उसके कारण कई जगह डेमोक्रेसी शुरू हुई जैसे कि इजिप्ट, ट्यूनीशिया। लेकिन कुछ देश जैसे कि लीबिया और सीरिया, यहाँ पे ये पूरी तरह से फेल हो गया और इस अरब विंटर ने अरब स्प्रिंग की जगह ले ली। तो देखिए, ये एक सिविल वॉर नहीं है जहाँ पे एक देश में दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक सिविल अनरेस्ट है, रिलीजियस वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है और अरब विंटर का भी हिस्सा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस लड़ाई में कौन कौन से मुख्य दल हैं। तो सबसे पहला है सरकार, द रेजीम। बशर अल असाद वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सन 2000 से, और ये बाथ पार्टी के नेता हैं। आपको याद हो बाथ पार्टी इराक में भी थी और वहाँ पे सद्दाम हुसैन जो हैं वो बाथ पार्टी के लीडर हुआ करते थे। इस बशर अल असाद की सरकार को ईरान और रशिया सपोर्ट करते हैं।
चाइना ने भी अपना सपोर्ट दिया है, लेकिन मेनली डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया है। दोनों, चाइना और रशिया ने, सीरिया के ख़िलाफ़ कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास अगर करा जाता है तो उसे ये दोनों वीटो कर देते हैं। इसीलिए चाइना को भी बशर अल असद का सपोर्टर माना गया है। लेकिन चाइना ने इन्हें आर्मी या फिर डायरेक्टली हथियार सप्लाई नहीं किए हैं, वो काम सिर्फ ईरान और रशिया कर रहे हैं। दूसरा गुट है मॉडरेट रेबल का, जो 2011 में वहाँ पे सिविल अनरेस्ट शुरू हुआ था। लोगों ने जब प्रोटेस्ट करने शुरू करे सरकार के खिलाफ, उसी से एक ग्रुप बना फ्री सीरियन आर्मी। ये चरमपंथी गुट नहीं है। इसका विचार है कि हमें सरकार को हटाकर वहाँ पे एक सेक्युलर गवर्नमेंट की स्थापना फिर से करनी है, और इसीलिए इन्हें मॉडरेट रेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके विचार चरमपंथी नहीं है। इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं पश्चिमी देश जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, और खाड़ी के देश जैसे कि सऊदी अरेबिया और कतार। इसके अलावा जॉर्डन और टर्की भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि असद की सरकार गिर जाए। इन दोनों के रिश्ते असद से कभी अच्छे नहीं रहे हैं, इन दोनों देशों के, इसीलिए ये असद के खिलाफ हैं। तीसरा है रेडिकल ऑपोजिशन, यानी कि वो चरमपंथी गुट जो कि चाहते हैं कि असद को हटाने के बाद वहाँ पर एक इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना करी जाए। और इनमें सबसे बड़ा ग्रुप है जबात अल नुसरा, जो कि अल कायदा का सीरिया में ब्रांच है। अब 2016 में इसने नाम बदल कर रख लिया है जबात फतेह अल शाम। शाम सीरिया का ही पुराना नाम है और अरबिक भाषा में इसे शाम कहते हैं। इसका भी सपोर्ट सऊदी अरेबिया और कतार करते हैं। आप देखेंगे कतार दोनों को सपोर्ट कर रहा है, मॉडरेट रेबल्स को और रेडिकल रेबल्स को भी। तो देखिए, रेडिकल ऑपोजिशन का जो सपोर्ट है वो छुप छुप के किया जा रहा है, क्योंकि ओपनली इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें कई देश की सरकारों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, इसीलिए इन्हें ओपन सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन गुपचुप रूप से हवाला के तौर पे बहुत सारा पैसा इनके पास भेजा जा रहा है और इन्हें हथियार भी सप्लाई किए जाते हैं। आपको मैं फटाफट अब ये दिखा देता हूँ इस मैप में कि कौन कौन से देश असद के खिलाफ हैं और कौन उसके साथ हैं। ग्रीन कलर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये है टर्की, ये है लिबिया, ये है जॉर्डन, ये है सऊदी अरेबिया। तो ये सभी रेबल्स को सपोर्ट करते हैं, असद के खिलाफ हैं। और दूसरी ओर ईरान और रशिया, ये दोनों असद के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और इन्हीं के कारण 6 सालों से असद आज भी सरकार बना के रखे हुए हैं और प्रेसिडेंट के पद पर मौजूद हैं। इराक आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडेड है। इसका ये मतलब है कि इराक किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इराक खुद अपने एक सिविल वॉर से इस वक्त जूझ रहा है। चौथा ग्रुप है आइसिल या फिर आइसिस या फिर आईएस और या फिर डैश। इसका पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम या फिर लेवांट। लेवांट भी वो इलाका है जो सीरिया, इज़राइल, लेबनान, इन सभी देशों को मिलकर बनता है, उसे लेवांट भी कहते हैं। तो पहले इसे आइसिल कहा जाता था लेवांट के कारण, फिर इसने अपना नाम चेंज करके आइसिस कर लिया, अल शाम। और बाद में जब इसने इराक और सीरिया के कई सारे शहरों पे कब्ज़ा किया, उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया सिर्फ इस्लामिक स्टेट, क्योंकि इनका मानना है कि हमने इराक और सीरिया के बीच का फ़र्क ख़त्म कर दिया है और अब ये एक इस्लामिक स्टेट है। तो मोसुल में 2014 की जुलाई में एक कैलिफेट की घोषणा करी गई अबू बकर अल बगदादी के द्वारा। ये अबू बकर अल बगदादी इस ग्रुप का लीडर है, आइसिस का। ये नाम याद रखिएगा, वैसे आपने न्यूज़ में इसे इतनी बार सुना होगा, आई होप आपको ये याद हो। तो देखिए, आइसिस की शुरुआत हुई थी इराक में। जब इराक से अमेरिका की आर्मी वापस जा रही थी, तो उसके बाद यहाँ पे इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इसने सीरिया के सिविल वॉर में अपने पैर जमाए और फिर सीरिया में राका जैसे शहर पे कब्ज़ा करने के बाद इन्होंने 2014 में फिर से इराक पे हमला किया और मोसूल और फालूजा जैसे शहरों पे कब्ज़ा कर लिया। और ये भी अल कायदा का ही एक ब्रांच था, लेकिन अल कायदा से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, इन्होंने अलग कर लिया। और 2014 में अल नुसरा, जो कि अल कायदा की ब्रांच है, उसने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमारा आइसिस से कोई लेना देना नहीं है। आइसिस के लोग इतने बर्बर हैं कि ये मुसलमान लोगों को ही मार रहे हैं, वहाँ पे शिया को मार रहे हैं, और इसीलिए हम इनके ख़िलाफ़ हैं। तो आप सोचिए ये कितना बर्बरतापूर्व इन्होंने काम किए होंगे कि अल कायदा ने जाकर कहा कि हम इनसे अपने आप को अलग मानते हैं, ये तो हमसे भी गए बीते हैं।
तो अब हम आएंगे पांचवें और आखिरी फैक्शन पे, और वो है कुर्द। कुर्द एक एथनिक ट्राइब है। कुर्द लोग हैं सीरिया, इराक और टर्की के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग। पहले ये कुर्दिस्तान इलाका कहलाता था कई बार, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो बॉर्डर का डिवीज़न हुआ साइक्स पीको एग्रीमेंट के तहत, इस साइक्स पीको के बारे में मैंने अपने इजराइल और पैलेस्टाइन के वीडियो में डिटेल में बात करी है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, साइक्स पीको ने इन देशों की बाउंड्री बना दी, सीरिया और इराक की, और इसके कारण ये लोग 3 अलग अलग देशों में बट गए। एक ही तरह के लोग हैं, एक ही एथनिक ट्राइब है, लेकिन ये 3 देशों में बट के रह गई। तो अब इराक में इन्होंने अपने आप को सेमी ऑटोनॉमस कर लिया है। वहाँ पे एक रीजन है जिसका नाम है कुर्दिस्तान, नॉर्थ इराक में, और ये सेमी ऑटोनॉमस है, यानी कि इसकी अपनी कुछ हद तक स्वायत्तता है, कई मामलों पे अपना खुद का कंट्रोल है, ना कि इराक में जो बगदाद में जो सरकार चलती है उसका। इसी तरह से सीरिया में भी वो चाहते हैं कि हमारी अपनी सरकार हो, अपना देश हो। तो इसीलिए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का गठन किया गया जिसका नाम है SDF। ये कुर्द लोगों का रेबेल ग्रुप है, और इसने उत्तरी हिस्से में सीरिया के अपने आप को ऑटोनॉमस घोषित कर दिया है, यानी कहा है कि हमारा अपना अलग देश है, और इस देश का नाम है रोजावा। ये उस देश का नाम है। ये 2 कुर्दिश मिलिशियाज़ हैं, इनके नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। मिलिशिया का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो कि आर्मी या पुलिस के नहीं हैं, लेकिन ये हथियार उठाते हैं और लड़ाई करते हैं, और ये एक आर्मी के गुट की तरह ही काम करते हैं, यानी कि जैसे कि आर्मी में डिवीज़न होती है, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, उसी तरह से इनका भी संगठन काम करता है। तो ये होते हैं मिलिशियाज़, लेकिन ये आम लोगों से बने होते हैं। तो YPG और PKK 2 इम्पॉर्टेंट कुर्दिश मिलिशियाज़ हैं। YPG का फुल फॉर्म है पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK। PKK मेनली टर्की में काम करती है, टर्की बेस्ड है, और वहाँ पे ये टर्की की सरकार के खिलाफ कई सारे बॉम्बिंग्स कर चुकी है, और वहाँ पे इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, क्योंकि PKK कोशिश कर रही है कि टर्की से अलग एक कुर्दिस्तान बनाया जाए, और या फिर टर्की में ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए कुर्द लोगों के लिए। YPG मेनली इराक में और सीरिया में काम करती है। वैसे ये इराक में बनी थी, इराक के कुर्दिस्तान में, लेकिन अब ये सीरिया में जो सिविल वॉर है उसमें हिस्सा ले रही है। तो ये थे कुर्द लोग। आप देखेंगे इस मैप में कि जो ग्रीन कलर का एरिया है वो नॉर्थ सीरिया का, ये कुर्दिश लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, और ये चाहते हैं कि ये एक अलग देश बने। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सीरियन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं अरब स्प्रिंग के बारे में। जब 2010 में कई सारे अरब देशों में स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हुए, लोगों ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया, कई सारे तानाशाह हटाए गए, जैसे कि इजिप्ट में, लीबिया में और ट्यूनीशिया में, और कई देशों में डेमोक्रेटिक सरकार आई, चुनकर सरकार आई, चुनाव हुए। लेकिन कई देश जैसे कि सीरिया, इसमें सरकार नहीं आ पाई चुनकर, और ये सिविल वॉर शुरू हो गया। तो बशर अल असाद, जो कि एक एलावाइट शिया हैं, एलावाइट एक शिया पंथ में एक छोटा सा और सेक्ट होता है, तो ये एलावाइट उस पंथ से बिलोंग करते हैं, और इससे पहले इनके फादर जो हैं हाफिज़ अल असाद, ये भी प्रेसिडेंट थे 1973 से 2000 तक, और उनके मरने के बाद बशर अल असाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। असाद को कई बार एक तानाशाह भी माना जाता है, एक डिक्टेटर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी तानाशाह की तरह ही राज किया है पिछले 15 सालों से। तो देखिए, सीरिया के बारे में आपको ये समझना होगा कि वहाँ पे शिया जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, लगभग 13% पॉपुलेशन वहाँ पे माइनॉरिटी है, और 80 to 83% कहा जाता है कि सुन्नी पॉपुलेशन है। तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी सुन्नी है, और शिया और अदर माइनॉरिटीज़ 13% ही हैं, जिनमें एलावाइट भी शामिल है, लेकिन राज इनका है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाकी सुन्नी पॉपुलेशन होगी उस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेशन होगा, उन्हें कई सालों से दबाया जा रहा है। वो जब भी संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नया प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, और ऐसा कई सालों से हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था इस प्रोटेस्ट के होने का, कि वहाँ पे असाद और उससे पहले हफीज़ अल असाद कई सालों से सुन्नी पॉपुलेशन को, वहाँ की सुन्नी आबादी को प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे थे, और उनके खिलाफ कई तरह के अत्याचार कर रहे थे। तो इसीलिए ह्यूमन राइट अब्यूजेस भी थे। उसके बाद सीरिया में गरीबी काफ़ी बढ़ गई थी। उसका एक कारण था कि 2007 से 2010 तक वहाँ पे एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण खाने की जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई थी, रहने की जो कॉस्ट है काफ़ी ऊपर चली गई, और इसी कारण से गरीबी भी बढ़ गई। तो ये सभी फैक्टर्स
जो हैं उस 2011 के प्रोटेस्ट का कारण थे। तो मार्च 2011 में कई सारे शहरों में असाद की सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन प्रोटेस्टर्स पे पुलिस और आर्मी ने गोलियां चला दी। बदले में कुछ दिन बाद उन प्रोटेस्टर्स ने भी हथियार लेकर पुलिस पे फायरिंग करनी शुरू करी और इसी तरह से धीरे धीरे अराजकता फैलती गई और कई जगह पुलिस और प्रोटेस्टर्स में लड़ाई छिड़ गई। तो इसी साल 2011 में आर्मी से कई लोगों ने अपना त्याग पत्र दे दिया या फिर आर्मी छोड़कर एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी। तो यानी कि जो सीरियन आर्मी थी उसके कई सारे ऑफिसर्स और कई सारे सोल्जर्स ने ही मिलकर बनाया FSA, फ्री सीरियन आर्मी। और ये सबसे बड़ा मॉडरेट ग्रुप बन गया क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उस वक्त, इनका एक ही लक्ष्य था कि असाद की सरकार गिरनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर सरकार आनी चाहिए। तो इसी FSA और इन प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर 2011 में सीरिया का सिविल वॉर शुरू होता है। लेकिन क्योंकि सीरिया की सरकार एक शिया द्वारा नेतृत्व उसका किया जा रहा था, यानी कि असाद द्वारा, तो दुनिया भर के जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट सीरिया आने लगे और उन्होंने इन रेबल्स का साथ देना शुरू किया। और इसीलिए ये एक धार्मिक युद्ध भी बन गया क्योंकि अब ये शिया वर्सेस सुन्नी लड़ाई बन चुकी थी। तो जनवरी में एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था जबात अल नुसरा। ये अल कायदा की ब्रांच थी, अल कायदा की सीरिया में ब्रांच जबात अल नुसरा। उसी के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई बार एक्सट्रीमिस्ट अपने विचारों में माना जाता है, चरमपंथी माना जाता है। इसका मेन जो बेस है वो टर्की और इजिप्ट में है। इजिप्ट में अगर आपको ध्यान हो तो जो मोहम्मद मुर्सी थे, 2 साल जिनकी सरकार इजिप्ट में रही थी, वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार थी, मोहम्मद मुर्सी की। तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी वहाँ पे असाद सरकार के खिलाफ लड़ाई में उतर गया और इसका सपोर्ट किया टर्की ने। फिर कुर्द लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, नॉर्थ में रोजावा घोषित कर दिया क्योंकि जो भी नॉर्थ में आर्मी थी वो सारी साउथ में चली गई थी इन रेबेल से लड़ाई लड़ने के लिए। तो वहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस खत्म हो चुकी थी और इसी बात का फ़ायदा इन कुर्द लोगों ने उठाया। 2012 में ही फ्रेंड्स ऑफ सीरिया ग्रुप का गठन हुआ। ये इंटरनेशनल संगठन था, कई सारे देशों से मिलकर बना था जैसे कि USA, UK, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, और इन सब ने डिप्लोमेटिकली असाद की सरकार को गिराने की कोशिश करी। यानी कि जो FSA ग्रुप था, मॉडरेट अपोजिशन, उनको सपोर्ट करने के लिए ये फ्रेंड्स ऑफ सीरिया बना। एक सरकार भी बनाई गई जो कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहलाई, यानी कि सरकार जो कि देश के बाहर से चल रही है। जैसे कि भारत में तिब्बत की एग्जाइल सरकार चलती है धर्मशाला से, वैसे ही इन्होंने एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनवाई टर्की में, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया एक्सपेरिमेंट और कुछ समय बाद ये सरकार काम करना इसने बंद कर दिया। तो देखिए 2012 में ही असाद सरकार जब घिरने लगी थी चारों तरफ से, ऐसा लग रहा था कि शायद असाद को प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़े और उनकी सरकार इस वॉर में हार जाएगी। उसी वक्त ईरान ने इनको मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुल्क है और इसी के लिए ईरान और सीरिया आपस में काफ़ी सहयोग करते हैं। तो सीरिया में शिया सरकार गिर ना जाए इसीलिए ईरान ने वहाँ पे अपने मिलिट्री, अपने टैंक, अपने हवाई जहाज़ और बहुत सारे मिलिशियास को भी भेजा। तो ईरान ने कई सारे लड़ाकों को अपने भेजा कि आप जाके सीरिया में लड़ाई लड़ो असाद के लिए। जब ईरान ने अपने कदम सीरिया में रखे तो उस वक्त खाड़ी के देश जो हैं सऊदी अरेबिया और कतार, इन्हें लगा कि कहीं ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा ना ले, तो इन्होंने भी रेबल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो खाड़ी मुल्क और टर्की, इन दोनों को ईरान से भी दिक्कत है क्योंकि ईरान शिया है और खाड़ी देश जो हैं वो सुन्नी हैं। इन्होंने रेबेल को सपोर्ट करने के लिए उन्हें मटेरियल्स, उन्हें पैसा, हथियार, सब कुछ सप्लाई करना शुरू किया। एक और ग्रुप इस लड़ाई में कूद पड़ा, उसका नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया संगठन है, शिया मिलिशिया है और लेबनान में ये काम करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो है इज़राइल का ख़त्म करना, इज़राइल के ख़िलाफ़ ये लड़ाई लड़ता है। लेकिन जब सीरिया की शिया सरकार पे संकट आ पड़ा तो इन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए सीरिया में भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। फाइनली जॉर्डन भी एक सुन्नी स्टेट है, लेकिन जॉर्डन शुरुआत में लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, पर जितने भी खाड़ी मुल्क हैं सऊदी अरेबिया और कतार जैसे, उन्होंने जॉर्डन को अपनी टीम में शामिल किया।
और कहा कि आपकी हमें ज़रूरत है क्योंकि आपका बॉर्डर लगता है सीरिया से और वहीं से हम रेबेल्स को सारा सामान भेजेंगे। एक और चीज़ थी, जॉर्डन को डर था कि कहीं ये सिविल वॉर हमारे मुल्क में एंटर ना कर जाए, बाउंड्री से क्रॉस करके ये रेबेल्स हमारी तरफ ना आ जाएं, तो इसलिए भी जॉर्डन ने इन्हें ज्वाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं 2013 की। तो देखिए 2013 आने तक सीरिया की जो लड़ाई है वो पूरे मध्य पूर्व के देशों को इन्वॉल्व कर चुकी थी और ये एक लोकल लेवल एक वॉर बन चुका था, लोकल लेवल वॉर से एक इंटरनेशनल वॉर बन चुका था। तो इसी वक्त यूएसए ने CIA को ये पावर दी कि आप मॉडरेट रेबल्स को ट्रेनिंग दीजिए, हथियार सप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जैसे कि अल नुसरा, उनका अल्टीमेट टारगेट तो यूएसए था। उनका कहना था कि जब हम सीरिया पे कब्जा कर लेंगे उसके बाद हम यूएसए को ख़त्म कर देंगे। तो यूएसए को डर था कि कहीं 9/11 जैसे अटैक फिर से ना हो जाएं, क्योंकि अल नुसरा भी अलकायदा का ही हिस्सा है। तो अगर वो पावर में आ गए तो हमारे लिए ये बहुत गलत सिचुएशन होगी। इसीलिए वो चाहते थे कि मॉडरेट्स यानी कि फ्री सीरियन आर्मी पावर में आए और उन्हें ही ट्रेनिंग दी जानी शुरू की गई। लेकिन ये प्रोग्राम कभी सक्सेस नहीं हो पाया, फेल हो गया। बाद में ये तो देखिए सीक्रेट ट्रेनिंग थी CIA की, बाद में यूएसए ने ओपन में यानी पेंटागन, वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो पेंटागन ने भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया इन्हीं फ्री सीरियन आर्मी के लिए और पैसे सप्लाई किए, लेकिन ये प्रोग्राम भी पूरी तरह से फेल हो गया। इसी के साथ साथ यूएस ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को फंडिंग बंद कीजिए, यानी कि आप जो जबात अल नुसरा को पैसा भेजते हैं वो बंद कीजिए, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें मॉडरेट ऑपोजिशन को जिताना है असाद की सरकार के खिलाफ। इसी बीच अगस्त में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। असाद की सरकार ने अपनी ही जनता पर केमिकल अटैक कर दिया। उन्होंने सेरिन गैस को इस्तेमाल करके घूता नाम के एक इलाके में, ये घूता दमास्कस का ही एक सबर्ब है और दमास्कस शहर के बाहर ही यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे इन्होंने सेरिन गैस छोड़ दी और इस सिर्फ एक एरिया में ही 700 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इस दमास्कस के साथ साथ कई अलग अलग शहरों में भी ये हमले हुए और इसीलिए पूरी दुनिया में इनकी निंदा की गई और काफ़ी प्रेशर पड़ा असाद पे और ऐसा लग रहा था कि असाद सरकार उस वक्त गिर जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो देश हैं सारे देश मिलकर एक इंटरनेशनल कोएलिशन बनाएंगे और सीरिया पे अटैक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब ओबामा ने बोला कि हम सीरिया पे अटैक करना चाहते हैं तो वहाँ की पार्लियामेंट यानी यूएसए की जो सेनेट है, सेनेट ने मना कर दिया ओबामा को कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान और इराक़ में पहले ही बहुत सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पे कोई नतीजा नहीं निकला। तो हम नहीं चाहते कि एक फिर से इराक़ हो, एक दूसरा इराक़ वॉर आए, और इसीलिए सीरिया पे जो लड़ाई का एम्बिशन था ओबामा का वो ख़त्म हो गया। तो देखिए इतना इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ रहा था तब सीरिया के पुराने दोस्त रशिया ने असाद को ये समझाया कि आप इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे केमिकल वेपन सौंप दीजिए। तो उन्होंने OPCW को ये परमिशन दी कि आप सेरिन गैस के सारे प्लांट्स वहाँ से बंद कर दीजिए, उन्हें डिसमेंटल कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये एक इंटरनेशनल संगठन है जो केमिकल वेपन्स के खिलाफ काम करता है। इसने एक प्रोग्राम चलाया और 2 महीने के अंदर अंदर सारे केमिकल वेपन्स, सारी सेरिन गैस को हटा दिया सीरिया से, और इसी के लिए उसे 2013 का नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो आप देखेंगे कि अब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी मिलिट्री नहीं भेजी है। अब हम आते हैं 2014 पे। 2014 में आइसिल अलकायदा से अलग हो गया इराक़ में, और वहाँ पे इराक़ में ही वो लड़ाई लड़ने लगा। छोटे छोटे स्केल पे सीरिया में अंदर उसने कुछ गांवों पे कब्जा करना शुरू किया और उसके बाद राका पे कब्जा कर लिया। राका एक काफ़ी बड़ा शहर है नॉर्थ सीरिया में, और इसी के साथ उसने कुर्द और FSA पे अटैक करना शुरू किया, क्योंकि कुर्द को और FSA को वो मानते थे कि ये आइडियोलॉजी इनकी सही नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट है, ये एक बहुत ही चरमपंथी गुट है, और इनका मानना था कि हम शरिया लॉ हर जगह लगाएंगे, जहाँ भी हमारा एरिया होगा वहाँ पे शरिया कानून माना जाएगा। लेकिन कुर्द ऐसा नहीं मानते थे। कुर्दिस्तान में शरिया कानून फॉलो नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कुर्द लोगों पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये था आइसिल, और आइसिल ने 2014 की गर्मियों के महीने में जुलाई में फालूजा और मोसुल पे हमला किया इराक़ में, और इन दोनों शहरों पे कब्ज़ा कर लिया। मोसुल सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इराक़ का, इसीलिए इसका कब्ज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट था। सितंबर में यूएसए ने आइसिल के ख़िलाफ़ हवाई हमले शुरू किए, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं हो पाया।
और आइसिल की पावर दिन ब दिन बढ़ती गई 2015 तक। 2015 में आइसिस ने पालमाइरा, जो कि सीरिया में काफ़ी बड़ा शहर है, उस पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पे बहुत ही पुरानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत से पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 2 या 3 हज़ार साल तक पुराने हैं। ये रोमन टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं और उससे भी पुराने हैं। यहाँ पे रुइंस हैं पुराने, और वहाँ पे उन्होंने उन सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया आइसिस ने। इसी वक्त पीकेके और वाईपीजी, जो दो कुर्दिश मिलिशियाज़ हैं, वो टर्की में काफ़ी सारी बॉम्बिंग्स कर रहे थे। इस्तांबुल में उन्होंने काफ़ी बड़े हमले किए और इसीलिए टर्की की सरकार ने उन पे हवाई हमले शुरू कर दिए। तो देखिए, सीरिया और इराक में टर्की के प्लेन्स आकर कुर्दिश एरियाज़ में बम गिराने लगे। तो एक तरफ तो कुर्द आइसिस से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ कुर्द पे टर्की ने बम गिराने शुरू कर दिए। लेकिन टर्की भी आइसिस का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो यूएसए के साथ उस कोएलिशन में शामिल था जिसके तहत आइसिस से लड़ाई जारी थी। तो आप देख सकते हैं ये सब कितना कन्फ्यूजिंग है कि देखिए, क्योंकि देखिए यूएसए वर्सेस आइसिस है, यहाँ पे टर्की इनका सपोर्ट कर रहा है और इधर आइसिस लड़ रहा है कुर्द से, लेकिन टर्की जो है वो कुर्द लोगों के खिलाफ है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है। और यूएसए भी कुर्द लोगों का सपोर्टर है, लेकिन क्योंकि वो टर्की को भी सपोर्ट करता है तो यहाँ पे कई बार इनके बीच में दिक्कतें आ जाती है। इसी साल 2015 में असाद की सरकार काफ़ी घिर गई थी, हर तरफ से कई लड़ाइयाँ हार गई थी, इनके हाथ से कई शहरों का कब्ज़ा जा चुका था और रेबेल्स, आइसिस और अल नुसरा फ्रंट हर जगह आगे बढ़ रहे थे। तब रशिया ने अपनी मिलिट्री भेजकर आइसिल पे, अल नुसरा पे और एफएसए पे बम गिराने शुरू करे। 2 महीने चली इस बमबारी में आइसिल को बहुत नुकसान हुआ, अल नुसरा को भी बहुत नुकसान हुआ और ये धीरे धीरे पीछे खदेड़ दिए गए। और अब काफ़ी एरिया पे इस वक्त या तो असाद का कब्ज़ा है, यानी कि सीरिया की सरकार का कब्ज़ा है, या फिर जो एफएसए है उनका कब्ज़ा है। तो देखिए, 2016 के फरवरी में ही यूएसए और रशिया के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ। तो देखिए, यूएसए और रशिया के बीच में क्यों होता है? क्योंकि यूएसए सपोर्ट कर रहा है एफएसए को, मॉडरेट रेबल्स को, और रशिया सपोर्ट कर रहा है असाद को, और ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लड़ाई तो हो रही है इनमें, लेकिन सीज़ फायर कर रहा है अमेरिका और रशिया। फरवरी का ये सीज़ फायर बहुत जल्दी फेल हो गया और सितंबर में फिर से एक सीज़ फायर होता है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों में फेल कर गया। तो इस वक्त स्थिति ये है कि कई शहरों पे एफएसए का कब्ज़ा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कौन सा एरिया किसके पास है। तो देखिए, ये ग्रीन कलर का जो भी एरिया आपको दिख रहा है, ये सब फ्री सीरियन आर्मी है, यानी कि मॉडरेट रेबल्स। इसमें जो वाइट कलर का एरिया है कुछ कुछ बीच में, वो है अल नुसरा। जो येलो कलर्ड एरिया है वो कुर्द लोगों के पास है, और जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है ये है आइसिस। तो देखिए, आइसिस के पास अभी भी काफ़ी सारा इलाका है, लेकिन ये लगभग पूरा डेजर्ट है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा गांव नहीं है, छोटे छोटे कुछ ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये टाउन्स हैं, ये शहर हैं। लेकिन जो मुख्य आबादी है वो सारी यहाँ तटीय इलाके में या फिर दक्षिणी इलाके में है, और यहाँ पे सरकार का कब्ज़ा है। जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है वो सब सीरिया की सरकार के कब्ज़े में है। तो देखिए, बड़े बड़े शहर जो हैं वो सब सरकार के पास हैं, लेकिन यहाँ साउथ में कुछ एरिया फिर से फ्री सीरियन आर्मी का है। एक इम्पॉर्टेंट शहर एलेप्पो, यहाँ पे एलेप्पो है। एलेप्पो एफएसए के पास है और यहाँ पे बहुत सालों से लड़ाई चल रही है। 5 साल से एलेप्पो के कब्ज़े को लेकर सरकार और एफएसए के बीच में लड़ाई जारी है। और अब स्थिति ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो तो सभी सरकार के कब्ज़े में हैं, लेकिन जो शहरों के आसपास का जो इलाका है, यानी कि सबर्ब्स और कंट्री साइड, यानी कि गाँव का इलाका, वो पूरा रेबल्स के पास है। तो शहर तो हैं सरकार के कब्ज़े में और बाकी का जो इलाका है वो है रेबल्स के कब्ज़े में। ये आज की स्थिति है सीरिया में। और पिछले 5 साल और 7 महीनों में लगभग 4,70,000 लोग मर चुके हैं इस वॉर में और 19 लाख लोग घायल हो चुके हैं। सीरिया की आबादी 2011 में 21 या 22 मिलियन के आसपास थी, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख। उसमें से आप देखिए 5 लाख लोग मर चुके हैं और लगभग 20 लाख लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। सीरिया की आबादी बहुत छोटी थी, उस आबादी में इतने लोगों का मरना काफ़ी बड़ी बात है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक एक लड़ाई चल रही है। अब हम बात करेंगे जो इस लड़ाई को बंद करने के लिए पीस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में।
तो 2012 में और 2014 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जेनीवा में शांति समझौता करवाने की कोशिश करी। इन्हें जेनीवा 1 और जेनीवा 2 टॉक्स भी कहा जाता है। ये दोनों की दोनों फेल हो गई, क्योंकि दोनों में बात यहाँ पे आके अटक गई कि असाद का क्या होगा। यानी कि जितने भी ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा कि असाद को तो हटना ही होगा, हम असाद के प्रेसिडेंट रहते हुए किसी भी शांति समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन असाद ने साफ मना कर दिया कि मैं प्रेसिडेंसी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वियना में भी शांति वार्ता शुरू हुई अक्टूबर 2015 में। ये शुरू करी थी यूएसए और रशिया ने और दूसरे कई देशों ने, जैसे कि सऊदी अरेबिया। इन्होंने मिलकर ये पीस टॉक शुरू करी, लेकिन ये भी फेल कर गई। फिर से जेनीवा में 2016 की जनवरी में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मीटिंग बुलाई। इसे जेनीवा 3 कहा गया, लेकिन यहाँ भी कोई हल नहीं निकला। तो अभी तक किसी भी तरह का शांति समझौता नहीं हो पाया है। हाँ, छोटे मोटे सीज़ फायर होते रहते हैं। सीज़ फायर का मतलब है कि गोलीबारी बंद कर दी जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए और रशिया के बीच में इस साल फरवरी में सीज़ फायर हुआ, सितंबर में सीज़ फायर हुआ। वैसे ही छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं ये आपस में भी सीज़ फायर करते रहते हैं कई बार, लेकिन कोई लॉन्ग लास्टिंग समझौता नहीं हुआ है आज दिन तक। अब मैं बात करूँगा कुछ मेजर इश्यूज़ के बारे में जो इस सीरियन सिविल वॉर का हिस्सा हैं। सबसे पहला है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के विरुद्ध जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब का मतलब है कि जब प्लेन से बम गिराए जाते हैं तो एक साथ 15, 20 या 25 बम ऐसे गिराए जाते हैं जो 500 मीटर या 600 मीटर, आधा किलोमीटर के पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं एक साथ। तो इसमें किसी को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि एक बम एक घर पे गिराया गया, आप देखिए पूरा का पूरा नेबरहुड उड़ा दिया जाता है, एक पूरा इलाका इसमें ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के बम गिराना इलीगल है। इंटरनेशनली कई देशों ने आपस में समझौता करा हुआ है कि हम क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिविलियंस मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी इस लड़ाई में कई सारे सिविलियंस क्लस्टर बॉम्ब्स के कारण मारे गए हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस यहाँ बहुत सारे हुए हैं। कई सारी किडनैपिंग्स, टॉर्चर, कई तरह के अन्य अत्याचार, हाथ पाँव काट देना, ये सब आर्मी जितने भी रेबल्स हैं, खास करके अल नुसरा और आइसिस, इन्होंने ऐसा किया है। और सीरिया की सरकार पे भी आरोप हैं। सीरियन गवर्नमेंट ने भी बहुत लोगों को टॉर्चर किया है इस लड़ाई की शुरुआत होने के बाद। फिर है केमिकल वेपन्स, जैसा कि सेरिन गैस का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आइसिस ने जो बर्बरतापूर्व हरकतें करी है, जैसे कि लोगों को ज़िंदा जला देना, 100 लोगों को एक साथ मारना, या फिर लोगों की मास किलिंग्स करना, कई सारे 1000 लोगों को, 500 लोगों को एक साथ मार देना, और इन सबको उन्होंने वीडियो पे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दिया। तो ये है आइसिस के अलग अलग कारनामे। इसीलिए आइसिस को सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन दुनिया का माना जाता है। फिर हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ की। देखिए, सीरिया में अलावाइट्स, ड्रूज़, क्रिश्चियंस और शिया, ये सभी माइनॉरिटीज़ हैं। अलावाइट्स एक तरह की शिया माइनॉरिटी का ही हिस्सा है। ड्रूज़ एक अलग ही तरह का रिलीजन होता है, और क्रिश्चियंस भी कई सारे हैं सीरिया में। तो इन सब पे जितने भी रेबेल ग्रुप्स हैं उन्होंने हमले किए हैं, क्योंकि असाद एक शिया हैं, असाद एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। इसीलिए जितने भी रेबेल ग्रुप्स हैं वो इन सब पे हमले करते हैं। दूसरी ओर जो शिया मिलिशियाज़ हैं, यानी कि जो सरकार ने मिलिशियाज़ अपने तैयार किए हैं, वो सुन्नी लोगों पे हमला करते हैं, जहाँ पे भी सुन्नी माइनॉरिटी में है। जैसे कई शहरों में सुन्नी कम है, शिया ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सुन्नी लोगों पे हमले किए जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि सीरिया में वैसे लगभग 80%, 80 to 83% सुन्नी है। इसीलिए ये रिलीजियस वॉर का रूप ले चुका है, सीरियन सिविल वॉर। अब हम बात करेंगे रेफ्यूजी क्राइसिस की। देखिए, इस लड़ाई के कारण सीरिया में कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, और लगभग 60 लाख लोगों को सीरिया में ही इंटरनल डिस्प्लेसमेंट उनका हुआ है। इसका मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाने पे मजबूर होना पड़ा, और ज़्यादातर गांव छोड़ के लोगों को शहरों में रहना पड़ा है। और लगभग 48 लाख लोगों ने सीरिया देश ही छोड़ दिया है। देखिए, 60 लाख लोग तो सीरिया में इधर से उधर हो चुके हैं, और लगभग 50 लाख लोग सीरिया छोड़ के बाहर जा चुके हैं। और ये कहाँ गए हैं? ये पहुँचे हैं यूरोप, टर्की, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट और अन्य देशों में। सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ इस वक्त हैं टर्की में। 27 लाख सीरियन लोग इस वक्त टर्की में रह रहे हैं। और ये न्यूज़ में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन टर्की में सबसे ज़्यादा नंबर है,
और यूरोप में सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं। और इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में आता है क्योंकि यूरोप के देश नहीं चाहते कि सीरियन रेफ्यूजीज़ वहाँ आए, सिवाय जर्मनी जैसे देश जिन्होंने उनका स्वागत किया। लगभग हर जगह उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे ख़राब स्थिति है दुनिया में, जब रेफ्यूजीज़ का नंबर इतना हाई है। यानी कि 1945 के बाद पिछले 70 सालों में दुनिया में इतने रेफ्यूजीज़ कभी नहीं हुए हैं जितने आज हैं। और इसका एक मुख्य कारण है सीरिया में सिविल वॉर। इस सीरिया के इस सिविल वॉर के कारण पूरे देश को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है, ब्रेक डाउन ऑफ ए नेशन। सीरिया का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लड़ाई में तबाह हो चुका है। वहाँ के रोड्स, वहाँ की वाटर सप्लाई, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सीरिया के कई शहरों में कई सालों से पानी और बिजली है ही नहीं, और जितनी भी फैक्ट्रीज थी उन्हें तबाह कर दिया गया है, बम गिरा के उन्हें उड़ा दिया गया है। तो अब सीरिया में कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, इकोनॉमी वहाँ की पूरी तरह से गिर चुकी है, फूड प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो ये सब कारण है कि सीरिया की हालत इकोनॉमिकली भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वहाँ की कल्चरल हेरिटेज को आइसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने उड़ा दिया। जैसे कि आपने पालमायरा में देखा होगा, पालमायरा में जो 2000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उनको आइसिस ने तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। कई सारी पुरानी मस्जिदें हैं एलेप्पो जैसे शहर में। एलेप्पो एक बहुत पुराना शहर है। एलेप्पो की जो मुख्य मस्जिद है जो कई हज़ार साल पुरानी थी उसे भी तोड़ दिया गया। बमबारी में वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और कई सारे पुराने क्रिश्चियनिटी की और शिया धर्म की जो पुरानी साइट्स हैं उन पे हमले किए गए हैं आइसिस द्वारा और उन्हें तोड़ दिया गया है। इसके बाद इस सिविल वॉर के कारण वहाँ पे गरीबी और इलिटरेसी बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि स्कूल्स तबाह हो चुके हैं और सरकार गरीबी मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। हेल्थ क्राइसिस बहुत बड़े स्केल पे है। कई सारी बीमारियां वहाँ पे फिर से आ गई हैं, जैसे कि पोलियो वहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया था, लेकिन अब 3 साल पहले पोलियो फिर से वहाँ पे मिलने लगा है बच्चों में। और पोलियो वहीं पे मिलता है जहाँ पे हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होती, साफ़ सफाई अच्छी नहीं होती। क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एक आपको उदाहरण देता हूँ कि सीरिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 थी, 75 सिविल वॉर शुरू होने के पहले, और अब लगभग ये 50 के आसपास आके रह गई है। तो आप देख सकते हैं 25 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना बहुत बड़ी बात है हेल्थ पैरामीटर्स में। इसीलिए वहाँ से जो निकल कर लोग आए हैं वो कहते हैं कि सीरिया कभी भी फिर से वैसा नहीं हो सकता जैसा वो इस लड़ाई के पहले था, और ये बात बिल्कुल सच है। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये एलेप्पो में ली गई थी फ़ोटो, जब लड़ाई में एक बार सीज़ फायर हुआ था और अपने अपने घरों से लोग निकल रहे हैं खाने का सामान लेने के लिए, या फिर डिस्प्लेस हो रहे हैं दूसरे देश जाने के लिए, ये सब निकले हैं। आप ये पीछे बिल्डिंग्स देखिए, आपको देख के लग ही नहीं सकता कि ये कोई मॉडर्न शहर है। ये एक किसी फिल्म का सीन लग रहा है जिसमें इतने पुराने टूटे फूटे खंडर हैं, लेकिन ये सब बमबारी के कारण हुआ है, बॉम्बिंग्स के कारण हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़ाई इतनी उलझ क्यों गई है। तो देखिए, पहला कारण है कि सीरिया का जो सिविल वॉर है उसमें बहुत सारे गुट हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं जो सब आपस में लड़ रहे हैं। टर्की कुर्द लोगों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही है, आइसिस से भी लड़ाई लड़ रही है। आइसिस कुर्द से लड़ाई लड़ रहा है, फ्री सीरियन आर्मी से भी लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका आइसिस से लड़ रहा है और असाद से भी लड़ रहा है। तो इसमें बहुत से कन्फ्यूजन है कि कौन किसको कब सपोर्ट कर रहा है। कई बार लोग अपना अलायंस शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे कि अल नुसरा के कई सारे कमांडर्स ने आइसिस ज्वाइन कर लिया था, और आइसिस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अल नुसरा पे ही हमले करने शुरू कर दिए। तो पता ही नहीं चलता कि कौन ग्रुप कब किसको सपोर्ट कर रहा है और किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्थिति बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक वहाँ पे 75 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त लड़ रहे हैं। 75 बहुत ज़्यादा हैं सीरिया जैसे एक छोटे देश के लिए, और यही कारण है कि जब भी शांति वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो कोई ना कोई ग्रुप मना कर देता है, और सबको एक साथ लाकर शांति वार्ता के लिए बातचीत कराना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। आखिर में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि यूएस और रशिया, इनके इन्वॉल्व होने के कारण ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, क्योंकि ये नए नए हथियार सप्लाई करते हैं। जब भी कोई एक टीम हारने वाली होती है, या फिर एक सरकार जैसे असाद की सरकार 2013 और 2015 में लगभग हारने के कगार पर थी, तब रशिया ने इनको सपोर्ट देकर असाद सरकार को बचा लिया। उसी तरह से जो फ्री सीरियन आर्मी है वो भी कई बार हारने के कगार पर थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें हथियार सप्लाई करके फिर से लड़ाई में शामिल कर लिया, और इसी कारण ये लड़ाई अब बहुत लंबी खिंच चुकी है।
कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है। कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे मेजर सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं और कोई छोटी सी घटना भी दो देशों के बीच में खुली लड़ाई करवा सकती है। इस वक्त देखिए सब सपोर्ट कर रहे हैं, छुप छुप के सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ पैसा दे के सपोर्ट कर रहे हैं। आपस में कई सारे देश लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन सितंबर 2015 में, अक्टूबर 2015 में रशिया का एक जेट टर्की ने गिरा दिया था। तो देखिए, रशिया उस वक्त आईसिस पे हमले कर रहा था और सीरिया की सरकार की तरफ से वो लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन एक रशिया का प्लेन टर्की में जा घुसा गलती से और टर्की की आर्मी ने उसे गिरा दिया। उसके बाद टर्की और रशिया के बीच में लड़ाई जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, इस तरह की लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है और इसीलिए इसे बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन माना गया है और पूरी दुनिया के जितने भी संगठन हैं वो चाहते हैं कि इस लड़ाई का हल जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। आई होप आपको सीरिया का सिविल वॉर समझ में आया होगा और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कौन कौन से और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।